हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मैं आज आपको क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्यूरी लॉ पढ़ाने जा रही। सो हम मूव करते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ा था। पहले हमने डायमैग्नेटिक पढ़ा था, फिर हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा था और फिर हमने फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था। उनकी प्रॉपर्टीज जानी थी और उसमें किस तरीके से मैग्नेटाइजेशन होता है कि जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट आता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, हमने ये सब पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं क्यूरी लॉ की तरफ। तो आपका क्यूरी लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। तो जो हमारा क्यूरी लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग या वो स्टेट करता है कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है जिसे आप आई कहते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन बी से, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी है आई को जब आप बढ़ाते हो तो बी भी वैसे ही बढ़ता है, और जैसे जैसे आप आई को घटाते हो यानी मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी है उसको घटाते हो तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी वो भी घटता बढ़ता है। और हम ये भी कहता है कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है आई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी अगर आप आई को बढ़ाते हो तो आपका टेम्परेचर घटता है, और अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई को घटाते हो तो आपका टेम्परेचर उसमें बढ़ना चाहिए, यानी टेम्परेचर के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका आई घटेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो आपका आई बढ़ेगा। अब जो हम पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम आगे समझेंगे। तो हमारा जो क्यूरी लॉ है वो क्या कहता है, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है यानी आई वो क्या है, प्रोपोर्शनल है आपका बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट से पता चला। और ये भी कहता है कि जो आई है, जो हमारा आई है यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे आई क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बी मैग्नेटिक, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है आपका बी, आई जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमने किसी सैंपल का हम इस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं, हमारा क्यूरी लॉ इस तरीके से कहता है। अब जो हमारी ये क्या है, ये इक्वेशन 1 है और आपकी ये क्या है, इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आपकी जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू B अपॉन T, ठीक है, I इज प्रोपोर्शनल टू B अपॉन T। अब सिंस यानी हमें ये पता है कि जो आपका B है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के,
ठीक है, जो हमारा B है वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी जो आपका H है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे, हम B के जगह H रख देंगे। तो हमारी जो ये इक्वेशन 3 है ये बन जाएगी I is directly proportional to H upon T। ठीक है बच्चों, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी I is directly proportional to H upon T, या आप ये कह सकते हैं अगर हम H को दूसरी साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा I अपॉन आपका H, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके 1 अपॉन टेम्परेचर के यानी 1 अपॉन T के। सो हमारा क्या है, अब हमने क्या किया, H को यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हम दूसरी साइड डिनोमिनेटर में ले गए। सो I अपॉन H हमारा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन T यानी 1 अपॉन टेम्परेचर के। लेकिन हम ये जानते हैं, लेकिन हमें ये पता है जो आपका I अपॉन H है, ठीक है, जो आपका I अपॉन H है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। ये इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 4 में रख देंगे। इक्वेशन 4 में रख देंगे, सॉरी इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो हमें क्या मिलेगा, काई m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये क्या है, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये आपके बन गई इक्वेशन नंबर 6। तो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 6 हो गई। अब हम इसका जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, हम इसे हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा काई m इक्वल्स टू C अपॉन T। हमारे पास क्या आ जाएगा, काई m इक्वल्स टू C अपॉन T। सो हमारे पास ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जो आपकी इक्वेशन नंबर, इसको आप 7 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, सो हमने क्या निकाला, हमने जो हमें क्यूरी लॉ से हमें दो स्टेटमेंट पता थी कि जो आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के, और दूसरा जो आपकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज करा, यानी I के रिस्पेक्ट में दोनों चीजें एक साथ लिख ली। सो हमारे पास क्या आया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B अपॉन T। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो आपका B है वो H यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब
बी की जगह एच रख देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। इसके बाद हमें पता है कि I/H आपका कायम के बराबर होता है, जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। तो हम इस वैल्यू को यानी इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का एक रिलेशन आ गया, ठीक है। और जब हमने इसको यानी प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये साइन था इसको हटाया, तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई। अब इसमें जो आपका कायम है ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जो आपका T है वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अभी आप इसे नोट डाउन कीजिए थोड़ी देर। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, इसे मिटा रही हूँ, और आगे का हम क्यूरी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इसमें समझ रहे हैं। हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई थी कायम इक्वल्स टू C/T आई थी। तो हमने ये समझा जो हमारा कायम है ये हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और आपका T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। और जो आपका T है ये टेम्परेचर है। और जो हमारा यहाँ पे C है ये हमारा क्यूरी कांस्टेंट। ये क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब हमने जो हमने अभी तक सब कुछ पढ़ा, हमने पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा। हमने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो हमने इसमें क्यूरी टेम्परेचर, तो हमने इसका रिलेशन देखा था टेम्परेचर के साथ, ठीक है। हमने इसका रिलेशन देखा था टेम्परेचर के साथ। हमने पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का देखा था कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो टेम्परेचर में उसका टेम्परेचर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। पर जब हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे थे तो इन दोनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं इसका जो टेम्परेचर है आप कम करते हो, और इतना कम कर देते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फील्ड में इतना कम कर देते हो कि क्या होता है, जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बिहेव करने लग जाता है किसके,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, ठीक है, जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये इसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, ऐसी ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी ये विशेषता या इसकी जो इसकी विशेषता है, खूबी है, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक की तरह ये हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को, वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है, वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमने अभी तक क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा, क्यूरी लॉ पढ़ा, ठीक है, और क्यूरी कांस्टेंट पढ़ा, और हमने अलग अलग जो आपके 3 तरीके के सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, आपने उसके बारे में समझा कि वो क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। अब हम हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टेरेसिस कर्व होता क्या है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सोलेनॉइड लेते हैं। सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से दिखता है, आप जानते होंगे। हमने इसके अंदर एक कोर लगाई, ठीक है, ये कोर है, इसके अंदर हमने क्या लगाई, ये कोर लगा दी, ठीक है, ये कोर लगाई, और हमने कौन से सब्सटेंस की कोर लगाई यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक की। हमने किसकी कोर लगाई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोर लगाई, और इसे बैटरी से कनेक्ट किया और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, ठीक है। हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया, उसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोर लगाई, ठीक है, और इसे बैटरी से कनेक्ट किया और इससे हमने करंट पास किया। हम जानते हैं कि जैसे हम करंट इससे पास करेंगे, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसे आप B से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, वो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, करंट के थ्रू, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इससे इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी जो आपने इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लगाया है उस पे उसकी प्रॉपर्टीज या उस पे हम क्या उसकी मतलब उसमें क्या चेंजेस हम देख सकते हैं, तो हम ये इसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो जो आपका हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे। सो आपका हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है वो रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो आप बोलते हो, इसे आप B बोलते हो, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसे आप बोलते हो H, ठीक है। सो ये आपका रिलेशन बताता है, जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो रिलेशन बताता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी आप देख सकते हैं ग्राफ इस फिगर में, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी V, और आपका H यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपका हिस्टेरेसिस लूप बताता है। जो आपका हिस्टेरेसिस लूप होता है वो बेसिकली मेजर करता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी जो आपने इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे रखा है इस सोलेनॉइड में, जिससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे इफेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसका मेजरमेंट करते हैं, और क्या देखते हैं कि मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है उसका मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो चेंज है
ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, तो उसमें इन दोनों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बेसिकली हम ये देखते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से प्रोड्यूस हो रहा है और जो चेंज हो रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो आपका ये फिगर है। अब हम इसे समझेंगे। ठीक है, हम इसको समझेंगे। हमने क्या किया है, हमने इसमें फील्ड, हमने आपके जो सोलेनॉइड है उसमें हमने फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दी, जिस वजह से इसमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी में चेंजेस आए, और उसको हम अब एक ग्राफ के रूप में प्लॉट कर रहे हैं। सो हमने क्या किया, हमने इसमें करंट फ्लो करवाया एक डायरेक्शन में। सपोज इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर, ठीक है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है। सो आपका क्या हुआ, यहाँ से जो आप, यहाँ से आपका जो B है और A, जो आपका B और H के बीच में जो ग्राफ है, इसमें क्या हुआ, ये बढ़ा, ये इंक्रीज हुआ और एक पॉइंट तक पहुंच गया जो कि आपका पॉइंट A है। ठीक है, सो आपको ग्राफ जो हुआ इंक्रीज हुआ, आपने देखा यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी जो आपकी B है और H है, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीज हुआ और एक पॉइंट पे पहुंचा जो कि आपका सैचुरेशन पॉइंट है। अब आपने इस पॉइंट के बाद भी अपनी जो B था वो इंक्रीज करा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है उसको आपने सैचुरेशन पॉइंट पे आया, उसके बाद भी आपने इंक्रीज किया, तो आपने देखा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, सो आपकी फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हुई पर इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर आप क्या करेंगे, जो आपका ये पॉइंट जहां पे आगे आपने B को चेंज किया या बढ़ाया, तभी भी कोई चेंजेस नहीं आया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो बैटरी है उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि आप करंट का जो फ्लो है वो उल्टा कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, उल्टा, आप बैटरी को उल्टी कनेक्ट करेंगे। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आप फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो ये ग्राफ है इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। और जब आप B को बिल्कुल जीरो कर देंगे, जब आप B को बिल्कुल जीरो कर देंगे, जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड को आप बिल्कुल जीरो कर देंगे, खत्म कर देंगे वहां से मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये देखेंगे कि जैसे कि आप इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका B क्या है, आपका B जो है वो जीरो है, B आपका जीरो है, लेकिन जो आपका H है वो जीरो नहीं है। यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे B जीरो है पर आपका H मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक मिली कि जो आपका ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसने अपने अंदर मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है यानी H है वो उसमें अभी भी रिटेन है। सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, क्योंकि इसने अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके रखा है, यानी उसके अंदर है वो मैग्नेटाइजिंग, जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या मैग्नेटाइजेशन है वो उसके अंदर है, जबकि आपने फील्ड को जीरो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फील्ड बिल्कुल जीरो हो गई है। अब आप इसके बाद ऑब्जर्व करोगे कि ग्राफ जैसे जैसे आप कम करोगे ये यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये ग्राफ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, मैग्नेटाइजिंग जो आपका फोर्स है ये यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप इसे डीमैग्नेटाइज करोगे, ठीक है, यहाँ पे वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सो
इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोएसिविटी। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोएसिविटी। इसके बाद जो आपका ग्राफ है, जैसे जैसे आप बी को कम करते जाएंगे वो एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से आप अगर और कम बी को कर दें, बी को और कम कर दें तो वो उससे और नीचे नहीं जाएगा, यानी एच की वैल्यू और ज्यादा नीचे नहीं होगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये सैचुरेशन है पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हम फिर से क्या करेंगे, हम इसमें बैटरी को फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी रिवर्स कर देंगे, यानी दोबारा उसको उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, उसे फिर से उल्टा कर देंगे। और अब इसकी जो आपकी करंट है उसका फ्लो इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। तो अब हम इसमें B बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये B बढ़ता रहेगा तो ये इस तरीके से ये ग्राफ मूव करेगा और इस पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां पे अगर हमने क्या किया है, B को 0 कर दिया है, जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है उसको 0 कर दिया है। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे भी आपका H 0 नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका H 0 नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी इसने रिटेन कर रखा है अपना मैग्नेटाइजिंग पावर, जो है मैग्नेटाइजेशन इसने रिटेन कर। और जो आपका ये डिस्टेंस होगा या आपकी जो H की वैल्यू होगी वो उतनी होगी, लेकिन ये क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ऊपर वाले से। यहाँ ये और जो आपका ये वाला पोर्शन होगा ये दोनों इक्वल होगा, ये क्या होंगे, इक्वल हो। आप फिर अब B इंक्रीज करते जाएंगे, फिर ये इंक्रीज होता रहेगा और फिर ये एक पॉइंट में पहुंचेगा। B एक पॉइंट पे एक उसकी एक वैल्यू हो जाएगी जिसके आगे आप उसको बढ़ाते जाओगे। ठीक है, आप B की वैल्यू को आप बढ़ाते जाओगे, B की एक वैल्यू आ जाएगी। जब आप B बढ़ाते जाओगे आप B बढ़ाते जाओगे, लेकिन जो आपका ग्राफ है यानी H की जो आपकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो आपका ग्राफ यहाँ पे रुक जाएगा। सो ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो B और H में किस तरीके से फेरोमैग्नेटिक का आपका ग्राफ बनता है और किस तरह से हमें दिखता है कि मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ पे आपने क्या किया, डीमैग्नेटाइज करके, जैसे आपने यहाँ पे भी क्या किया है, डीमैग्नेटाइज करके आपका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हिस्टेरेसिस हम क्यों बोलते हैं। बेसिकली हिस्टेरेसिस जो होती है वो एक कंडीशन होती है जिसमें जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन यानी B, आपका मैग्नेटिक इंडक्शन यानी जो आपका ये B है वो लैग करता है आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी H से। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन B है या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो B है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है आपकी उसको लैग करता है। अब हम समझते हैं कि रिटेंटिविटी होती क्या है। जो हमने यहाँ पे रिटेंटिविटी पढ़ा कि B पॉइंट आपका क्या है, रिटेंटिविटी का पॉइंट है। ठीक है, सो बेसिकली रिटेंटिविटी क्या होती है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिज्म जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो तभी भी उसमें रहता है या उसके अंदर रहता है अगर आप उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दो तभी भी। जैसे कि आपका कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे हमने फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने उसमें क्या किया, फील्ड अप्लाई की, हमने क्या किया, इसमें फील्ड अप्लाई कर दी, हमने इसे फील्ड दी। अब इसके जो इसके डोमेन्स थे वो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गए, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गए, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो गए। अब हमने क्या किया,
अब हमने इसकी जो ये आपने हटा दिया, क्या हटाया आपने? आपने इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड, आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड हटा दी। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया था फेरोमैग्नेट में कि लेकिन अगर हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड हटा दी लेकिन तभी भी जो उसके डोमेन्स है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे थे, या उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन था या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तभी भी था जब हमने उससे हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हटा दी, ठीक है। तो जो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेट की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमिनेंस, रिटेंटिविटी या रेमिनेंस। तो मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कोएर्सिविटी के बारे में कि कोएर्सिविटी होती क्या है। जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H, ठीक है, आपको जब डीमैग्नेटाइज करना है इसको, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि हमने एक सोलोनॉइड लिया था और वो सोलोनॉइड हमने एक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था उसके ऊपर लपेटा हुआ था, ठीक है, उसको उसके अंदर कोर में रखा हुआ था अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। तो हमने क्या किया, पहले इसको इंक्रीज किया, ठीक है, मतलब हमने जो इसमें जो आपकी फील्ड थी वो पहले एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस करी, एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस की, फिर वो दूसरी उसके ऑपोजिट जो पहले प्रोड्यूस की थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस की। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमें बीच में क्या करना पड़ता है, डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है। सो जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, ठीक है, H होती है, उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है मैग्नेटिक मटेरियल को। तो उस प्रोसेस को हम उसकी कोहेसिवनेस कहते हैं, ठीक है, जो हम डीमैग्नेटाइज करते हैं किसी भी मटेरियल को उसको हम उसकी कोहेसिवनेस कहते हैं कि वो कितना जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देगा, वो कोहेसिवनेस होती है। हम ये दो प्रॉपर्टी समझ के हम आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं कि आपका एनर्जी लॉस क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। बेसिकली जो एनर्जी लॉस होता है हिस्टेरेसिस में वो तब होता है जब आप इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी करंट है उसको चेंज कर रहे हैं, यानी आप फील्ड को, जो फील्ड का प्रोडक्शन है उसको ऑपोजिट कर रहे हैं, तो आपको बीच में क्या करना पड़ता है, डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, ठीक है। सो जो ये प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है वो लूज होती है। क्या होती है, एनर्जी लूज होती है, और किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। तो जो आपका ये हीट लॉस ऑफ हीट है, ठीक है, इसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। यानी जब आप, जैसे कि एग्जांपल हम ट्रांसफार्मर का ले सकते हैं, हम जब उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, आपका एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, आपकी ऊर्जा खर्च होती है, और वो कैसे, किस फॉर्म में खर्च होती है, आपकी हीट, ऊष्मा के रूप में खर्च होती है, यानी हीट के रूप में आपकी खर्च होती है। जो आपकी ये जो हीट का जो लॉस होता है इसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। जो आपका इस तरीके का लॉस होता है, इससे जो आपका जो सिस्टम है, जैसे कि इसमें हम ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो आपका ट्रांसफार्मर है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी वर्क एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, मतलब वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। सो इसको, इस एनर्जी लॉस को, जो ये आपका एनर्जी लॉस है, इसको कम करने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर लगाते हैं, ठीक है, इसमें हम सॉफ्ट आयरन की कोर लगाते हैं ताकि जो एनर्जी लॉस है या हिस्टेरेसिस लॉस है सॉफ्ट आयरन के केस में वो कम हो, ठीक है। सो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर लगाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और आपको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन समझ में आया होगा। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आज समझाए हैं, हिस्टेरेसिस लूप का, हिस्टेरेसिस लॉस, और हमने जो क्यूरी लॉ और क्यूरी टेम्परेचर समझा,
मुझे आशा है कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे घर में जाके पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे और इसको समझेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।